गवर्नमेंट इदारे ना ये हमेशा चीज़ों में कुछ छोड़ देते हैं, लैकिंग और शॉर्ट कमिंग्स, फिर उसके ऊपर डील करने की कोशिश करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर वो फुलफिल कर दी जाए तो फाइन, चीज़ें चलती रहती हैं बेहतर। लिफाफे की सूरत ऑब्वियसली सर, ये करोड़ों में जाती रकमें। हमारी जमीन पे कोई 15-20 बंदूक बरदार लोगों ने कब्जे की सूरत में अपने आप को फिक्स कर लिया। ये एक नेक्सस होता है बिटवीन सिस्टम जिसमें हुकूमती इदारे शामिल हैं, बिटवीन लैंड ग्रैबर्स एंड द फाइनेंसर्स। माफिया मतलब कैसे कब्जा किया? बुनियादी डॉक्यूमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या कहीं भी है, दो तीन ही होते हैं। एक तो सेल रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, एक मुख्तार कार वगैरह ये एक एनओसी इशू करते हैं, एक म्यूटेशन लेटर होता है जो ये भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से और रेवेन्यू जॉइंटली इसको इशू करते हैं। जो हमारी लैंड है जिसके हम मालिक हैं, वहाँ जाओ तो एक खौफ और दहशत का माहौल आपको नजर आएगा। फायर होते हैं, हमारे अब्बास साहब पे फायर हुए। तो इसके जो मुतासरीन हैं अगर आप दोनों को देखेंगे तो ये तकरीबन कोई 1100 के करीब पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से गुजर गए ये ख्वाहिश करते हुए कि हम अपना यहाँ घर एक दिन बनाएंगे। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एमएचए स्पीक्स। कराची शहर की जब भी हम बात करते हैं तो मसाइल का ही जिक्र करते हैं। अफसोस ये होता है कि वो शहर जो कि इस मुल्क को 67% रेवेन्यू देता है, लेकिन इस शहर की जब भी बात की जाती है इसकी टूटी फूटी सड़कें, ट्रांसपोर्ट, तालीम का निज़ाम और अस्पताल ये जिक्र आता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ अरसे से इस शहर में कब्जा माफिया का बहुत जिक्र है। वो कब्जा माफिया में एक सिस्टम है जो काम करता है, जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में भी काम कर रहा है, बिल्डर्स माफिया में भी काम कर रहा है और साथ साथ आम घरों में भी हो रहा है। आप देखते हैं आज यही मेरा मौजू है। मैंने एक ऐसे लोगों को बुलाया है जो कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन है और सोसाइटी का नाम है महमूद अल हक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि 2004 में जो कि कायम की गई, लेकिन उसके बाद उसमें क्या हुआ और इनको क्यों नहीं आज तक अपना घर मिल सका, ये आज मेरा सवाल है। मैं खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं सुबहानी अब्दुल मलिक साहब, आप मेंबर हैं वर्किंग कमेटी महमूद अल हक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और सैयद अब्बास इकबाल रिजवी साहब, आप भी मेंबर हैं। सबसे पहले सुबहानी साहब, ये मामला है क्या? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आपको कब आपने रजिस्टर करवाई या आपने बुक करवाई और आपको ज़मीन क्यों नहीं मिली आज तक? First of all, sir, we would like to take this opportunity. Thanks to you, Mr. Mustafa Habib, MHS Speak. You give us the opportunity to present the grievances and the issues which we are facing for last 5 years. As matter of fact, हकीकत तो ये है, ये कराची वालों के लिए एक बड़ा सेंसिटिव, हसास, बर्निंग इशू बना हुआ है और ये आप जैसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से इस बात को उठा रहे हैं और जिसकी तरफ आपने भी निशानदेही फरमाई, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो मैं आपसे चंद मिनट लेना चाहूँगा। बेसिकली जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात आती है तो कराची के अंदर देयर आर मोर देन 300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर एग्जिस्टिंग। ये 1972 के अंदर ये डिपार्टमेंट कायम हुआ था और इसके अंदर वक्तन फ़ौक्तन ये बढ़ती गई और इस वक्त जो है वो तकरीबन 300 प्लस 3 एग्जैक्ट जो मुझे है 347 कोऑपरेटिव सोसाइटी इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। स्कीम 33 के अलावा जी हाँ, टोटल बात करो स्कीम 33 के अंदर ही और इसके अंदर तकरीबन 150 प्लस के करीब है। बट हैविंग सेड दिस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ये जब ज़माना था जंगल था, ये बिल्कुल बयाबान था, उस वक्त तो इतने इश्यूज़ नहीं आए। लेकिन पिछले 10 सालों में तो जनाब इधर बिल्कुल एक समझें कि तूफ़ान बदतमीज़ी और कब्ज़ा माफिया और क्या कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। मतलब कैसे कब्जा किया? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बेसिकली होता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक इमदाद बाहमी की बुनियाद पे कायम की जाती है। ये डिफरेंट ऑब्वियसली जो सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ से भी होती है और प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं, जिसके अंदर लोग एक कोऑपरेटिव बुनियाद पे म्यूचुअल कोऑपरेटिव और उसका एक कस्टोडियन होता है जिसे ऑनररी जनरल सेक्रेटरी किया जाता है। इन तमाम मामलात का जो होता है, वो कस्टोडियन जो होता है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का होता है या उस एरिया का? नहीं, कस्टोडियन इज टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो रेगुलेट करता है इदारा, इनके तमाम मामलात को जो जांचना है, उसके ऊपर नज़र रखना है, वो उसके लिए सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अथॉरिटी कायम की गई थी हुकूमत सिंध की तरफ से, जो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट
पिछले 7-8 सालों से करप्शन का गढ़ बन चुका है। मुझे ये कहते हुए कोई हेजिटेशन नहीं हो रही, शायद कराची के चंद बड़े करप्ट इदारों में सिंध बिल्डिंग, सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अथॉरिटी भी शामिल है, अलॉन्ग विद नैब, अपने SBCA वगैरह वगैरह के। अब तरीक़ेकार क्या है इसके अंदर, ये एक जनरल में बात कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी सोसाइटी की तरफ आऊँगा। होता ये है कि जो गवर्नमेंट इदारे ना, ये हमेशा चीज़ों में कुछ छोड़ देते हैं, लैकिंग और शॉर्ट कमिंग्स, फिर उसके ऊपर डील करने की कोशिश करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, और बड़ी हैवी डिमांड्स होती हैं। अगर वो फुलफ़िल कर दी जाएँ तो फ़ाइन, चीज़ें चलती रहती हैं बेहतर। लिफाफे की सूरत ऑब्वियसली सर, और ये करोड़ों में जाती रकमें। और जब नहीं हो पाती चीज़ें तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ जिसमें एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस है, एरिया पुलिस है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कार, टप्पेदार और पूरा रेवेन्यू सिस्टम, ये मिलकर उस सोसाइटी के ऊपर ग्रैब करते हैं। फिर वहाँ पे अपने ये ढूंढते हैं लैंड ग्रैबर्स को, ताकि उसको मेंटेन कर सकें। वो लोग, वो लैंड ग्रैबर जिनकी धाक हो जाए, जो बस एग्जैक्टली जो बदमाश हो। बिल्कुल बिल्कुल उनको बिठाते हैं। अब उनको ज़ाहिर है लैंड ग्रैबिंग भी एक कॉस्टली काम है ना सर, उसके लिए फाइनेंसर भी यही अरेंज करते हैं जो उन लैंड ग्रैबर्स को फाइनेंसिंग करते हैं। तो ये एक नेक्सस होता है बिटवीन सिस्टम जिसमें हुकूमती इदारे शामिल हैं, बिटवीन लैंड ग्रैबर्स एंड द फाइनेंसर्स। अच्छा, ये फिर नेगोशिएट करने की किससे कोशिश करते हैं? सोसाइटी वालों से, कि भाई जो अलॉटीज़ हैं उनसे, कि इतने आप दे रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, ये आपके हवाले कर दी जाएगी। नहीं दे रहे हैं तो फिर उनके पास अल्टरनेट ऑप्शन है, बिल्डर्स माफिया बिल्कुल तैयार रहता है, और बिल्डर माफिया से नेगोशिएट करते हैं। उनके लिए तो ज़ाहिर है एक बड़ी सोने की चिड़िया होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक कोऑपरेटिव, मैं महमूदुल्लाह की तरफ ही हाँ, अभी हमारा बिल्डर से क्या उनका मुज़ाकरा, किस तरह की डिमांड होती है, या किस तरह की सर, दे वांट रैंसम मनी, उनको पैसा चाहिए, वो हम लोग दे दें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले उनकी मुतालबात पूरे कर दें तो वेल एंड फाइन। नहीं है, वो कहते हैं उनके पास ऑप्शन है कि बिल्डर्स को बेच दें ज़मीन। वो भी नहीं है तो गोडाबाद में आबाद करके उसको दे दें। नहीं, अब मिसाल के तौर पे आपने एक ज़मीन ली, ठीक है ना, और उस ज़मीन को आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवाया, सही है, ठीक है ना, ऐसे ही है, आप लोग उसके पेपर आ गए, बिल्कुल। अब वो ज़मीन कैसे कब्जा होगी? मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, कोई भी सोसाइटी कराची की हो या इवन पाकिस्तान की हो, हम उसको ये नहीं कह सकते वो 100% उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अवेलेबल होगी। इसका मतलब है ये जो खरीदने वाला है, हाँ, उसकी तो यहाँ गलती आ गई ना कि उसने चेक नहीं किया डॉक्यूमेंट। नहीं, चेक, ऑल डॉक्यूमेंट आर चेक। जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सर, बुनियादी डॉक्यूमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या कहीं भी है, 2-3 ही होते हैं। एक तो सेल रजिस्ट्री होती है ज़मीन की, ठीक है, एक मुख्तार कार वगैरह, ये एक NOC इशू करते हैं, एक म्यूटेशन लेटर होता है जो ये भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से और रेवेन्यू जॉइंटली इसको इशू करते हैं। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट जिस सोसाइटी के पास हैं वो इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल एंड लेजिटिमेट ओनर ऑफ दैट लैंड। अब उसके अंदर ये फिर मेल में निकालते हैं, उसके जो एंट्रीज़ को, उनके खातों को मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर गिमिक्री करते हैं, उसके अंदर जिसे कहते हैं कि क्या लफ्ज़ आएगा अब्बास साहब, उसके अंदर हेर फेर करते हैं, जालसाजियाँ करके वो अपना अलग खाते बनाते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, कागजात पूरे होते हैं। कराची शहर में कितने मुतासिरीन होंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से? सर, मिसाल के तौर पे आप अंदाज़ा लगा लिए 300+ सोसाइटीज़ हैं कराची के अंदर, जिसमें हॉक्स बे से लेके, नहीं सारा कब्ज़े में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में सब है। जो इस वक्त सेटल्ड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारे पास जो हमारे जैसी सोसाइटीज़ हैं, ये भी मेरे हिसाब से 25 से 30% होंगी जिनकी ज़मीनों पे बाकायदा कब्जे हुए हुए, सिस्टमिक जिसे कहते हैं लैंड ग्रैबिंग हुई हुई है। मुसल्ला लोग बैठे हुए हैं। यस, ऑफ कोर्स। ये वही, अब लैंड ग्रैबर को बिठा दिया ना लाके, अब लैंड ग्रैबर को फाइनेंसर फाइनेंसिंग कर रहा है, उसने लाके पूरे अपने कच्चे के डाकू भी बिठा दिए जाते हैं, गार्ड भी रख लिए जाते हैं,
सब कुछ। और लेकिन एक वो एक एक टेरर का आप कभी अंदाज क्या होता है? किसका? धमकी का अंदाज क्या होता है? धमकी का अंदाज ये होता है, जो हमारी लैंड है जिसके हम मालिक हैं इस प्लॉट्स के, तो वहाँ जाओ तो एक खौफ और दहशत का माहौल आपको नज़र आएगा। फायर होते हैं, हमारे अब्बास साहब पे फायर हुए हैं, स्ट्रेट फायर हुए हैं। मैं क्या बताऊँ आपको। तो पुलिस से आपने रब्ता किया? पुलिस वाले तो हमें उठा के ले जाते हैं। इलाका पुलिस इज़ द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। जैसे अब हम स्कीम 33 सचल टाउन पुलिस स्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम के आगे कुछ नहीं कर सकते। वो उल्टा हमें फोर्स करते हैं, क्या फोर्स? हमें थ्रेट करते हैं। क्या हट जाओ पीछे? हाँ, सिंपल। ठीक। कितनी हमने एक दफ़ा कोशिश की, जो हमारे सेक्टर 48A के ऊपर बैठे हुए थे, कि वहाँ जाके उनके खिलाफ FIR कराएं, FIR कटवाएं। मुजाहरे किए, धरने दिए थाने पे जाके सच्चल के ऊपर। नतीजा क्या निकला? 0 बेटा 0। इवन हमने बड़े ताकतवर इदारे हैं, उनके ज़रिए भी इन्फ्लुएंस कराने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। ये बहुत ये बातचीत करूं। जी। बस अब इसका मतलब ये है कि कराची के शहरी प्लॉट ना खरीदें। नहीं, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा मुस्तफ़ा, पूरा नाम आपका भूल रहा हूँ, मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी साहब, उसको। ठीक है। हम यहाँ पे आए हैं, जो मौजू हमारा यहाँ आने का है, एक तो जनरल बात है कि जी कराची के लोगों के साथ में मुख्तलिफ नौइयत की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिसमें से लैंड ग्रैबिंग का एक बहुत बड़ा मसला कराची वालों को फेस करना पड़ रहा है। और इसकी ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है कि जो हुकूमती इदारे हैं और उनमें मौजूद जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं, वही इन चीज़ों को देखभाल करने के ज़िम्मेदार हैं। और मैं समझता हूँ कि वो लोग अपनी ज़िम्मेदारी कमाका पूरी नहीं कर रहे हैं। मौजू मेरा आने का यहाँ यह है कि जिस सोसाइटी में मैंने प्लॉट्स परचेज़ किए हुए हैं, अपने दोस्तों को दिलाए हुए हैं, अपने रिश्तेदारों को प्लॉट्स दिलाए हुए हैं, जिस वक्त हमने ये प्लॉट्स ख़रीदे थे उस वक्त सोसाइटी के अंदर बिजली के खंभे भी लगे हुए थे, सेवरेज की लाइनें भी पड़ी हुई थी, सड़कें भी बनी हुई थी 2021 में, और PMT भी लगी हुई थी। बाद में जब इस पर कब्ज़ा हुआ, जो कब्ज़े की सही सूरत हाल में अगर अपने अल्फाजों में बयान करना चाहूँ तो सूरत हाल ये थी कि एक दिन डाला, लफ्ज़ डाला हम इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी सी गाड़ी होती है, बड़ी महंगी गाड़ी होती है, जिसके पीछे अफराद बैठे हुए होते हैं, लेकिन उस डाले का इस्तेमाल हमारी सोसाइटी पर कब्ज़े के वक्त जब किया गया है तो हमको ये देखने को मिला, मुशाहिदे में ये बात आई कि बंदूक बरदार लोग डालों के पीछे बैठे हुए हैं, साथ में इलाका पुलिस की मोबाइलें मौजूद हैं, और सोसाइटी पे जो वॉचमैन अंग्रेज़ी में बोलते हैं, उर्दू में चौकीदार बोलते हैं, उसको उठा के बाहर हाईवे पे जाके छोड़ के आए गए। और उसके बाद हमारी ज़मीन पे कोई 15-20 बंदूक बरदार लोगों ने कब्ज़े की सूरत में अपने आप को वहाँ पे फिक्स कर लिया। और इस तरह से उन्होंने कब्ज़ा किया कि जब इलॉटीज़, जिनकी तादाद मेरे ख़्याल से 100-150 तादाद थी, और वो भी हमारे जमात इस्लामी के एक कुतुब, पूरा नाम सैयद कुतुब अहमद साहब की सरबराही में, उनकी पीछे 100-150 लोग जब ज़मीन के करीब गए तो बाकायदा फायरिंग हुई है वहाँ पे। और चूँकि सुभानी भाई माशाल्लाह से बड़ा मतलब शुरू से मुतहरिक हैं इस सिलसिले में, तो उस 150 लोगों के जुलूस में आप आगे थे, और आप ही ने उन बंदूक बरदारों का सामना भी किया, कुतुब भाई ने भी सामना किया वहाँ पे। तो ये सूरत हाल थी कि बंदूक बरदार लोग ज़मीन पे खड़े हुए काबिज़ हैं। जी। तो अब इस सिलसिले में इस मुजाहरे से पहले चंद इलॉटीज़ गए कि जब ये बंदूक बरदार लोग बंदूक बरदार नहीं थे, बल्कि कुछ सादा लोग आए थे, यानी शुरुआती अमल में कुछ सादा लोग वहाँ पे आए कि इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो जब उनको अप्रोच हमने की, और हम लोग कोई मेरे ख्याल से कोई 35-40 लोग थे,
तो उस वक्त हुआ ये कि इलाके की पुलिस मोबाइलों ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कब्ज़ा माफिया, जो सादे लिबास में जो शुरुआती अमल जो कब्ज़े का था, उस वक्त गए हमारे अलॉटीज़, तो वहाँ इलाके थाने की मोबाइलों ने उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया, अलॉटीज़ को। और उसमें इस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी वसीम साहब भी मौजूद थे, जिनसे हमें बड़े गिले शिकवे, जब हम भी पूछेंगे तो हम बयान करेंगे। तो उनके खिलाफ FIR उल्टी काट दी, बाकी लाठियों को ज़मानत पे उन्होंने रहा कर दिया। इस वाक़े के बाद वो वाक़या जो सैयद कुतुब अहमद साहब की सरबराही में 100-150 लोग वहाँ गए थे और वहाँ बंदूक बरदार लोगों ने फायरिंग की थी। तो आपने ये कहा कि इनके खिलाफ FIR नहीं काटी। थाने मैं और सुबानी भाई और हमारे साथ और अलॉटीज़ कई दफ़ा थाने गए हैं। FIR तो दूर की बात है, उनका कहना यह है कि यह आपकी ज़मीन ही नहीं है। ये थाने वालों ने भी वर्बली हमसे कहा जब भी वो हमको एंटरटेन नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा ये अल्फाज हमें कोर्ट में उन मुकदमात में भी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में बताया गया इदारों की तरफ से कि यह ज़मीन आपकी नहीं है। अब मेरा सवाल यह है, पेपर तो आपके पास है, मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि जिस ज़मीन को ख़रीदारी के वक्त ख़रीदने के लिए जिन लोगों से ख़रीदी गई है, उन लोगों के नाम पे मुख्तार कार एक NOC जारी करता है फॉर सेल, उसको बोलते हैं NOC फॉर सेल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेल। किसको देता है? जो शख्स ज़मीन बेच रहा होता है, किसी को बेच रहा होता है, उस बेचने वाले को NOC फॉर सेल मुख्तार कार देता है। वो डॉक्यूमेंट भी हम लोगों के पास है। एक तो सोसाइटी के पास तो था ही, लेकिन उनसे हमने जो डॉक्यूमेंट हासिल किए हैं उसकी फ़ोटोकॉपी हमारे पास भी मौजूद है। उसके बाद जब वो NOC फॉर सेल बेचने वालों को मिल गई तो इस सोसाइटी के वसीम साहब जो ऑनरी जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उसकी सेल डीड कराई रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। रजिस्ट्रार ऑफिस में आप किसी भी ज़मीन की सेल डीड ऐसे नहीं करा सकते जब तक उसका मालिक और रिकॉर्ड ऑफ राइट में उस मालिक का रिकॉर्ड ना हो, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। और अगर फॉर्जरी करके आपने वो रजिस्ट्री जो है प्रोसेस करवा भी दी तो आपको कुछ वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस देता है, 1 महीना 2 महीना, आजकल तो बड़े बड़े लंबे टाइम हो गए थे, तो वो प्रोसेस करके कंफर्म करता है कि ये जेन्युइन मालिक है जो बेचने वाला है या नहीं। कहाँ से? रजिस्ट्रार ऑफिस से, बाकी मुंसलका इदारों से वो कंफर्म करता है, उसके बाद सेल डीड होती है। तो वो सेल डीड भी हमारे पास मौजूद है कि जिन लोगों से महमूदुल्लाह सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी ने ये ज़मीन ख़रीदी थी, ख़रीदारों और बेचने वालों और ख़रीदार सोसाइटी, उनके एग्रीमेंट मौजूद है और सेल डीड रजिस्ट्रार से हुई भी मौजूद है। उसके बाद अभी मेरे डॉक्यूमेंट की बात मुकम्मल नहीं हुई है मुस्तफ़ा भाई। उसके बाद जब आप सोसाइटी या ख़रीदी गई ज़मीन पे बाउंड्री वाल लगाते हैं तो उसकी भी NOC लेनी पड़ती है मुख्तार कार से, वो भी हमारे पास मौजूद है। NOC फॉर बाउंड्री वाल उसको कहते हैं। उसके बाद जब आप उस ज़मीन पे कोई पानी का कनेक्शन लेना चाहते हैं या उस पर बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं या उस ज़मीन पे आप लेआउट प्लान मंजूर कराना चाहते हैं, यूटिलिटीज के लिए भी NOC लेते हैं, तो वो इदारे भी आपके टाइटल को जो है कंफर्म करते हैं कि ये झूठा तो नहीं है कोई किसी और की ज़मीन पे। हम यहाँ क्लियर कर देंगे, इदारों से मुराद हमारी SBC और रजिस्ट्रार इदारे हैं। हाँ, इदारों से मुराद हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे मुख्तार कार, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये वो इदारे हैं जो सोसाइटी के मामलात में अगर किसी टाइटलशिप का मामला है तो कंफर्मेशन इन्हीं इदारों से होती है, वो सब मौजूद है और वो सब मौजूद है। अच्छा, अब लेआउट प्लान का, इसका लेआउट प्लान भी अप्रूव हुआ पड़ा था 2009 में, इसका लेआउट प्लान अप्रूव हुआ था। लेआउट प्लान कब अप्रूव होता है ये भी सुन लीजिए मुस्तफ़ा साहब मुझसे। लेआउट प्लान होता है जब सोसाइटी
कि जिसका जनरल सेक्रेटरी चाहता है कि इसका लेआउट प्लान अप्रूव हो, वो SBCA में लेआउट प्लान डिपार्टमेंट में SMP SMP है, लेआउट प्लान जो डिपार्टमेंट है वहाँ दरख्वास्त देता है, और फिर वो लेआउट प्लान का जो दफ्तर है वो लिखता है डिप्टी कमिश्नर को कि आप हमें इस शख्स के टाइटल की वैलिडेशन का कि ये वैलिड टाइटल है, आपके पास मौजूद है, तो वो सब मौजूद है। टाइम टू कम है हमारे पास। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। अब केस चला गया अदालत में। अच्छा, अदालत में केस किया गया कि एक तो हमने इलेक्शन के हवाले से प्ली डाली हुई है। हम पहले गए थे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी कोऑपरेटिव अपनी सोसाइटी के इलेक्शन के लिए हम रजिस्ट्रार साहब के पास गए, जो आजकल वाजिद शेख साहब हैं, और जिस वक्त हम चक्कर लगाते रहते थे उस वक्त भी वाजिद शेख साहब थे। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि जी आपकी कोई ज़मीन नहीं है। कैसे पता आपको? उन्होंने कहा जी हमने मुख्तार कार से वेरीफाई करा है, आपकी कोई टाइटल नहीं है। हमने कहा ये हमारा NOC फॉर सेल है, ये हमारी सेल डीड है, ये हमारी NOC फॉर बाउंड्री वाल है, बिजली के पानी के कनेक्शन के सब मौजूद है, लेआउट प्लान हमारा अप्रूव हुआ था। उन्होंने कहा जी वो सब कैंसिल हो गया है, यानी हमारी सोसाइटी का टाइटल जो है वो तस्लीम ही नहीं करते, किसी डॉक्यूमेंट को तस्लीम नहीं करते। तो अदालत में गए, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं। जी प्लीज, अब इस रुख पे जरा सुबानी साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जैसे अब्बास साहब ने कहा, 1 साल तक हम पूरी कोशिश, उस वक्त ज़मीर अब्बासी साहब थे जो आजकल नैब को मतलूब हैं और सस्पेंड हुए हैं, मेगा है, ठीक। एट दैट टाइम ही वाज द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव। उस वक्त से लेके अभी वाजिद अली शेख, 1 साल हमने धक्के खाए सर सिंध कोऑपरेटिव के यहाँ इलेक्शन करा जाएँ, जो कि 2019 में ड्यू थे। वो इलेक्शन क्या कराते, अब जैसे बास साहब ने कहा, उन्होंने हमें एक लिक्विडेशन का कागज़ थमा दिया। वी वेंट टू सिंध हाई कोर्ट और वहाँ हमने इसको चैलेंज किया, और विद इन, क्योंकि एक नॉनसेंस कागज़ का टुकड़ा था जिसके अंदर कोई लीगलिटी थी नहीं, तो विद इन पहली पेशी के अंदर, पहली समात में अल्हम्दुलिल्लाह वो सस्पेंड करा दिया गया। तो उसकी अब बात कर रहे हैं आप कानूनी दस्तावेज़ात की। इसके ऊपर सर एक कागज़ थोड़ा मिसप्लेस हो गया, मैंने कहा ना, म्यूटेशन इज़ द आफ्टर कन्वेंस डीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एनी लैंड, चाहे घर हो या सोसाइटी हो, इज़ द म्यूटेशन डॉक्यूमेंट। तीसरी चीज़ आती है लीज, ठीक है, वो लीज नॉट अवेलेबल। म्यूटेशन भी अवेलेबल है, और ये म्यूटेशन भी सिंध हाई कोर्ट के ऊपर एक 6069 2021 के ऊपर एक हमने पिटिशन डाली थी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द सिंध हाई कोर्ट। इन्होंने बहालत मजबूरी असिस्टेंट कमिश्नर DC ऑफिस के से, और ये मुख्तार कार ने उसके ऊपर म्यूटेशन भी इशू कर दिया, और दैट इज़ ए कन्फर्म म्यूटेशन। तो बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं। बिल्कुल, कोऑपरेटिव अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वहाँ एक गेम खेला था, कुछ चीज़, इनकी सोसाइटी के कुछ और भी सेक्टर्स हैं जहाँ कुछ मसाइल थे, उन्होंने उसको बेस बना के काम किया था। इसी वजह से उनका जो ऑर्डर था वो सस्पेंड हो गया। मैं बात कर रहा हूँ, हम जो आए हैं आज सेक्टर 48A एंड 26B, इन तमाम के 70 to 80% डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें हाई कोर्ट के अंदर 2 पिटीशन हमारी हैं, कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर हम खड़े हैं, मलिर सेशन कोर्ट के अंदर हम खड़े हैं। टोटल इस वक्त 2 पिटीशन और 2 सूट अंडर ट्रायल हैं, और सब के अंदर हमारा जो प्लेंट है, जो हमारी प्रे है, वो ये है कि इसकी जो रिस्टोर किया जाए इसके टाइटल को। ठीक है, अगर हमारे पास चूँकि वक्त की कमी जी मैं माजूर चाहता हूँ, हमने इस केस को खोल तो लिया है, मेरा ख्याल है कि हमें एक और डिस्कस करनी है। यकीन है। हम आखिरी सवाल बता दीजिएगा कि मुतासरीन कितने हैं इस प्लॉट के? जी मैं बता दूँ, सेक्टर 48A के अंदर जो टोटल रकबा है वो है 39.06 एकड़्स, और टोटल जो रहायशी प्लॉट हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट, दीज आर 709 प्लॉट हैं सेक्टर 48A में, और 20-21 कमर्शियल प्लॉट हैं। तो ये तकरीबन 730 प्लॉट्स हैं टोटल कमर्शियल, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम रेजिडेंशियल प्लॉट, और छोटे प्लॉट हैं, बड़े प्लॉट नहीं है, 120 गज के, जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास लोग उनके हैं। सेक्टर 26B के अंदर जो कवर्ड एरिया है हमारा वो है 15.3 एकड़,
और उसमें तकरीबन 335 रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और तकरीबन 16-17 SBs कमर्शियल प्लॉट हैं। ठीक है। तो इसके जो मुतासरीन हैं अगर आप दोनों को देखेंगे तो ये तकरीबन कोई 1100 के करीब पड़ रहे हैं, नहीं 730 इधर है 1100 के करीब। और तकरीबन 350 उधर, ऑलमोस्ट 1100 लोग वो हैं जिनकी समझें आप ज़िंदगियों की जो सेविंग्स थी और वो लगी हुई हैं इसके अंदर। और मेजर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया से गुजर गए ये ख्वाहिश करते हुए कि हम अपना यहाँ घर एक दिन बनाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दर बदर हुए हैं। चलिए साहब, हमारी ख्वाहिश थी कि बात तवील और मज़ीद हो, लेकिन बहरहाल वक्त हमारे पास कम है। चीज़ तो आ गई सामने। मैं यहाँ ये बात भी चाहूँगा कि हम कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से भी रब्ता करेंगे और उनका भी मौके लेने की कोशिश जी करेंगे। इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने इतना वक्त दिया और आप लोग आए। मैं अपने देखने वालों से कहता हूँ कि ये जो मुतासरीन का मामला है कराची में कब्जा माफिया का, ये बहुत संगीन है। और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वाजिद शेख साहब, मैं खुद भी गया हूँ इनसे मिलने के लिए, मैंने खुद भी कॉल भी की है और कई मरतबा इनका मौके भी लेने की कोशिश की है, इनको मैसेजेस भी किए हैं। और मैं आज फिर इनसे एक बात कहता हूँ कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है, आप आइए और इन लोगों का मसला सुनिए। अगर आप समझते हैं कि आप राइट हैं तो आप बताइए आके, और अगर आप समझते हैं कि ये राइट है तो आप इनका मसले का हल निकालिए, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किल से अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह है जो उन्होंने बनाई है। हमारा काम तो यही है कि हम मीडिया के ज़रिए बात पहुंचा दें और कर्ता धर्ताओं तक भी पहुंचा दें। मुझे उम्मीद है कि कराची वालों के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ बनेंगे और कुछ ना कुछ हल निकलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुतासिर होंगे कहीं ना कहीं के, किसी ना किसी सोसाइटी के और कोई ना कोई बिल्डर के। अगर हैं तो हमसे रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे आपको भी लेकर आए मीडिया में, आपसे भी बात करें। आज का प्रोग्राम कैसा लगा इस बारे में बताइएगा। MHS स्पीक को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।